नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट की खास कवरेज मनी 9 पर और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है एटीसी। खबर ये आ रही है कि एटीसी की जो लिमिट है उसको सरकार बढ़ा सकती है, 2 गुना कर सकती है। 1.5 लाख तक की जो टैक्स में जो छूट मिलती है उसको 3 लाख किया जा सकता है। इसी मुद्दे को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए आज हमारे साथ मनी 9 की एडिटर प्रियंका संभव मैम जुड़ी हुई हैं। मैम, ओवर टू यू। कैसे देख रहे हैं इस खबर को? खबर तो अच्छी है, किसी नहीं अच्छा लगेगा कि वो कटौती ज्यादा करके उस पर बचत कर पाएंगे। सो एटीसी के डिडक्शन को 1.5 लाख से डबल यानी 3 लाख आपके लिए कर दिया जाएगा। ऐसी एक बात अभी निकल कर आ रही है कि इस बजट में हम एटीसी को बढ़ते हुए देखेंगे। आखिरी बार 2014 में विशाल इसको बढ़ाया गया था। सो ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया है और अब डिमांड आ रही है कि भाई एटीसी की छूट को बढ़ा दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिमांड में जो है ना उतना दम नहीं है। क्यों दम नहीं है? क्योंकि एटीसी की छूट केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही अगर आप टैक्स रिटर्न भरते हैं तब ले सकते हैं, और खबर ये आ रही है कि उसको भी बाय बाय कर सकते हैं हम ओल्ड टैक्स रिजीम को। तो फिर इसका मतलब मुझे ना ये विश लिस्ट तो है, दिल तो यही चाहता है कि टैक्स का बोझ कम हो, लेकिन जिस रिजीम में ये टैक्स का छूट मिलता है यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम, वो बचे या ना बचे ये तो 1 फरवरी को पता चलेगा। जी मैम, जी। लेकिन चर्चा को आगे ले चलेंगे मैम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि क्या होता है सेक्शन एटीसी। इसको आप आसान भाषा में समझाइए। जो लोग एटीसी की छूट लेते हैं उन्हें तो पक्का पता ही होगा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, एटीसी एक बहुत ही जरूरी डिडक्शन है। एक कटौती है जो आपको मिलती है, 1.5 लाख तक की कटौती मिलती है। मान लीजिए आपकी इनकम है 10 लाख, अब 1.5 लाख की लिमिट है एटीसी में। अगर आप 1.5 लाख का निवेश करते हैं एटीसी में, स्पेसिफाइड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें, तो उस इन्वेस्टमेंट के प्रूफ्स के बिना पर आप पूरे के पूरे 1.5 लाख की कटौती अपनी इनकम से कर लेंगे। तो यानी 10 लाख की इनकम हो जाएगी 8.5 लाख और आपको टैक्स देना होगा 8.5 लाख पर। तो इसीलिए आप इनकम, अपनी टैक्सेबल इनकम को एटीसी के जरिए कम करते हैं। बिल्कुल विशाल। अब नेक्स्ट सवाल ये आता है मैडम कि निवेश एटीसी के तहत आने वाले ऑप्शंस क्या क्या हैं? कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था, आप विशेष रूप से आप बताइए, लेकिन ऑप्शंस बताइए मैडम। 12 ऑप्शन है, 1 दर्जन ऑप्शन है। मुझे लगता है एटीसी एनीवे बहुत ओवरलोडेड है। कई बार ये भी डिमांड होती थी कि एटीसी से कुछ निवेश के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको अलग कर दिया जाए। तो 12 इंस्ट्रूमेंट है, 12 में से 6 इंस्ट्रूमेंट पर विशाल और मैं ऑलरेडी एक बातचीत कर चुके हैं। तो वो कौन से 6 इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका टैक्स बचता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मिल जाएगा, वहां देख सकते हैं। तो जो हमसे मिस हो गए थे उन पर थोड़ा सा एक ब्रीफली हम बता देते हैं। ईएलएसएस है मैम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। बिल्कुल, ये है एक तरह से म्यूचुअल फंड्स, और ये एक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसमें आप निवेश करके एटीसी की छूट ले सकते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, आप जितने भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उसमें से किसी में ये छूट नहीं मिलती है, केवल इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, क्योंकि इसमें होता है 3 साल का लॉक इन पीरियड। इसमें आप जो निवेश करेंगे 1.5 लाख तक का आपका जो निवेश है वो एटीसी के बास्केट में आ सकता है और आप छूट ले सकते हैं। ये स्पेशल म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, ईएलएसएस, ध्यान रहे 3 साल का लॉक इन है इसमें। नेक्स्ट पर आते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी। ये है सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम। आप जो है पोस्ट ऑफिस में एनएससी खरीदते हैं, यहाँ पर भी आप जब खरीदेंगे इसमें 7.0% का ब्याज मिल रहा है और इसमें भी लॉक इन होगा और आप 1.5 लाख की बचत एनएससी के सर्टिफिकेट्स के जरिए भी कर सकते हैं। ये सरकार की बचत योजना है। ओके मैम। नेक्स्ट आते हैं कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर मैडम। ये भी एक यहाँ आपको कहीं अलग जाके निवेश नहीं करना है विशाल। आप ऐसे संस्थान में काम करते हैं जो आपका पीएफ काटता है, उस पीएफ में एक एम्प्लॉयर का हिस्सा होता है, एक एम्प्लॉय का हिस्सा होता है, हमारी सैलरी से जो जाता है, ठीक है। दोनों ही हिस्से जो है ज्यादातर केसेस में एम्प्लॉय की सीटीसी का हिस्सा होते हैं और वहीं से जाते हैं। तो जो आपका पीएफ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है ना वो भी एटीसी के दायरे में आता है। तो आप अलग से कोई निवेश नहीं कर रहे हैं, एटीसी में ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जा रहे कंट्रीब्यूशन को ऐड किया जाता है और आप वहां पर उस कटौती को क्लेम कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट मैम है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी जिसको आप आसान भाषा में समझते हैं यूलिप। इसमें पेच भी है एक मैडम, उसको भी आप समझाइएगा। पेच ये है कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि यूलिप का जो टैक्स का फायदा जो है वो बहुत लोग जो मोटा प्रीमियम देने अदा कर रहे हैं, हाँ दे सकते हैं, जिनकी कैपेसिटी है वो इसका फायदा ले। तो 2.5 लाख से ज्यादा अगर यूलिप का प्रीमियम देंगे, ये एक इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान होता है जिसमें इंश्योरेंस का हिस्सा होता है प्लस सेविंग का हिस्सा होता है, तो फिर आप एटीसी की छूट नहीं ले पाएंगे। पर 1.5 लाख से कम आप अगर इसका प्रीमियम अदा कर रहे हैं तो फिर
वही 1.5 लाख एटीसी की लिमिट है, उसके अंदर उसके प्रीमियम को, जैसे आप अपने लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम को एटीसी में लेते हैं वैसे यूलिप के प्रीमियम को भी क्लेम कर सकते हैं कटौती के लिए। तो एक ये इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है जी। नेक्स्ट है मैम सुकन्या समृद्धि योजना, जिस पर हम लोगों ने कल चर्चा कर ली। फिर वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। 5 साल तक का टैक्स सेविंग FD जो हम लोगों ने उस पर भी कल चर्चा कर ली। लेकिन 2 बच्चों तक की जो ट्यूशन फीस है इसको भी थोड़ा समझाइए मैम। इसमें भी आप कुछ निवेश नहीं कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की जो भी ट्यूशन फीस अदा करेंगे, आपको वो जो फीस की आप रसीद प्रमाण लेंगे पत्र, जी। उसमें लिखा रहता है ट्यूशन फीस इतना दिया है, जी। लेकिन ट्यूशन फी बहुत बड़ा कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। जी। तो पूरे फीस का एक वो जो छोटा कंपोनेंट होगा, अलग अलग स्कूल का अलग होता है, वो जो भी कंपोनेंट होगा आप उसको एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैडम होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को लगता है एक है सेक्शन 24 जिसमें आप होम लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं ना उसकी छूट मिलती है, लेकिन आपको एटीसी के तहत होम लोन का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है उस पर आप छूट ले सकते हैं। जितना भी आप प्रिंसिपल अदा कर रहे हैं 1.5 लाख के इस बकेट में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ एटीसी बहुत ही ओवरलोडेड सेक्शन रहा है। 1 दर्जन तरह के निवेश आपके होम लोन के प्रिंसिपल को इसमें शामिल किया गया है। लास्ट है मैम जीवन बीमा जो प्रीमियम है उस पर भी कुछ आप अपना बिल्कुल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप जो अदा कर रहे हैं उसको आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में मैंने और विशाल ने एक और वीडियो में भी चर्चा की जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एटीसी इतना भारी भरकम सेक्शन है, अच्छी खासी छूट देता है और इसीलिए ये भी डिमांड विशाल उठ रही है कि आप भले ही ओल्ड टैक्स रिजीम को बाय बाय कर दीजिए लेकिन एटीसी को बाय बाय नहीं कीजिए, और न्यू टैक्स रिजीम में कम से कम सारे निवेश नहीं तो कुछ निवेश जैसे कि होम लोन जो लोग अदा करते हैं उनको बड़ा दुख लगता है कि भाई हम लोन पे कर रहे हैं, हमें उसके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर दोनों में ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट मिलती है, न्यू में क्यों नहीं मिले। तो न्यू में भी क्या इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये एक टैक्स पेयर्स की विश लिस्ट है कि आप भले ही ओल्ड टैक्स रिजीम को बाय बाय कर दीजिए पर एटीसी को तो बाय बाय मत कीजिए। जी जी, बहुत शुक्रिया मैडम। जाते जाते एक एडिशनल जानकारी दे दें कि कैसे करें आप इस छूट का दावा। तो सेक्शन 80C के तहत जो छूट का दावा करने के लिए टैक्स पेयर्स को यानी आपको फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के भीतर निवेश या खर्च करना होगा, तभी आप इसका फायदा ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती समय मनी9 को दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू विशाल। इंतजार है बजट का, और हाँ बजट को अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मनी9 से ट्यून्ड इन रहिए। मनी9 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि विशाल और मैं और हमारी पूरी टीम आपके लिए बजट को आसान बना रही है सिर्फ और सिर्फ मनी9 पर।